हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, खास करके उन विद्यार्थियों का जिनके लिए आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जो एग्जामिनेशन है वो एक खुशी की बात है कि उनको कुछ और मौका मिल गया है पढ़ने को और उनका एग्जामिनेशन थोड़ा टल गया है। तो अब हमारे विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन जो है वो करीब 7-8 दिन आगे बढ़ गया है। पहले ये 11, 12, 13 में था शायद, अब हमें लगता है 19, 20, 21 में हो गया है या 20, 21, 22 में है। ऐसे कुछ एक हफ्ते के आसपास वो बढ़ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक हफ्ते आपको संजीवनी देंगे और आप ज़्यादा बेहतर अपनी तैयारी कर सकेंगे। एग्जाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बीए थर्ड ईयर के लिए, उनके कई पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ। बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के लिए और आपके थर्ड पेपर के लिए, चूंकि ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, समय नहीं है हमारे पास, ज़्यादा प्रेशर होगा आपका तो मैं शायद बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट पेपर और आपका जो थर्ड पेपर है उस पर मैं बना रहा हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि आपके फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में एक मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर भी आपको बना करके दूंगा। और अगर संभव हुआ तो बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर पर भी मैं 50-50 क्वेश्चंस के या 70-70, 75-75 क्वेश्चंस के 2 या 3 पेपर देने की कोशिश करूंगा। कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा, अगर संभव हो सका तो दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड के लिए तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो त्रिलोचन पर मैं एक दूसरी और क्लास ले रहा हूँ। त्रिलोचन पर एक क्लास मैंने आपको दे दी है, आप उसे पढ़ रहे होंगे, आगे पढ़ेंगे। त्रिलोचन पर ये दूसरी और अंतिम क्लास होगी। त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं, त्रिलोचन की काव्यगत प्रवृत्तियाँ या त्रिलोचन की काव्य की प्रवृत्तियाँ, त्रिलोचन की काव्य की विशेषताएं, ठीक, ये सवाल मैं आपको आज देने चल रहा हूँ। अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, आप उसे लिखेंगे, केवल उदाहरण लिखेंगे, पूरा नोट्स नहीं लिखेंगे तो बेहतर होगा। उदाहरण याद करते रहें और वीडियो को 3-4 बार आप सुन लें, देख लें। ऑडियो है, वीडियो क्या है, ऑडियो है, ये वीडियो फॉर्म में आपको मिलती है, तो सुन लेंगे तो आपका काम होने की उम्मीद रहेगी। ठीक, तो पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, भूमिका, फिर कुछ शेड्यूल्स में अपनी बात कहेंगे और फिर हम लिखेंगे उसका निष्कर्ष, और इस तरह से हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं 40 मिनट 42 मिनट का सवाल बन रहा है हमारा। चलिए लिखते हैं। त्रिलोचन प्रगतिवाद के ऐसे कवि हैं जिन्होंने उसे वास्तविक रूप से ग्राह्य और व्यापक बनाने में अतुलनीय योग दिया है। उनके काव्य में जीवन के वे अनुभव ही बोलते हैं। जिन्हें उन्होंने जीवन के संघर्षों में तप और गल कर प्राप्त किया था। धरती और श्रमजीवियों से वास्तविक प्रेम करने वाले कवियों में वे अग्रणी हैं। धरती और श्रमजीवियों से वास्तविक प्रेम करने वाले कवियों में वे अग्रणी हैं। मार्क्सवाद की सैद्धांतिक मान्यताएं उनके काव्य में व्यावहारिक बनकर उपस्थित हुईं। मार्क्सवाद की सैद्धांतिक मान्यताएं उनके काव्य में व्यावहारिक बनकर उपस्थित हुईं। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। त्रिलोचन शास्त्री की काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।
त्रिलोचन शास्त्री की काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और पहली हेडिंग डालेंगे सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ। प्रगतिवादी विचारकों ने यथार्थ पर प्रगतिवादी विचारकों ने यथार्थ को अपनी कृतियों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत समझा है। प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ को अपनी कृतियों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बनाया है। प्रगतिवादी काव्यधारा का मूल उद्देश्य ही सामाजिक यथार्थ का अंकन रहा है। सामाजिक यथार्थ का अंकन रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि या लिखा है कि डैश करके लिखेंगे नोटगामा के अंदर, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो और जीवन की सच्चाइयों का प्रभाव हो। और जीवन की सच्चाइयों का प्रभाव हो। फुल स्टॉप वर्ड का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, त्रिलोचन शास्त्री भी इन्हीं मान्यताओं के प्रबल पक्षधर थे। त्रिलोचन शास्त्री भी इन्हीं मान्यताओं के प्रबल पक्षधर थे। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, हैं मानव इतने सारे, सेकंड लाइन, क्यों ये असहाय हुए, थर्ड लाइन, अलग अलग हारे। हैं मानव इतने सारे, सेकंड लाइन, क्यों ये असहाय हुए, थर्ड लाइन, अलग अलग हारे। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, मार्क्सवादियों की भांति त्रिलोचन ने धर्म को भी आड़े हाथों लिया। मार्क्सवादियों की भांति त्रिलोचन ने भी धर्म को आड़े हाथों लिया। वे उसकी जड़ता को तोड़ने का प्रयास करते रहे। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, धर्म विनिर्मित अंधकार से लड़ते लड़ते, सेकंड लाइन, आगामी मनुष्य तुम तक मेरे स्वर बढ़ते। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ग्रामीण समाज और किसान। ग्राम्य जीवन के विविध रूपों और समस्याओं का चित्रण त्रिलोचन की कविताओं में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नगई महरा नामक लंबी कविता में नगई महरा, इसमें नोट का हम क्लोज कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे, नोट का हम क्लोज करेंगे, नगई महरा नामक लंबी कविता में कवि ने नगई कहार की कहानी कहने के साथ ही साथ ग्रामीण समाज का स्वरूप भी हमारे सामने रखा। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे, है अचल पवन सांसें चल, है अचल पवन
सांसें चल, सेकंड लाइन, चल रहा है पसीना अविरल, चल रहा है पसीना अविरल, विश्राम नहीं है उनको, विश्राम नहीं है उनको, फोर्थ लाइन, मिलकर वे दोनों प्राणी, मिलकर वे दोनों प्राणी, अंतिम लाइन, दे रहे खेत में पानी, दे रहे खेत में पानी, फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। त्रिलोचन की कविताओं में सामान्य, निरीह और भारतीय जनों के प्रति प्रबल पक्षधरता दृष्टिगोचर होती है। त्रिलोचन की कविताओं में सामान्य, निरीह और भारतीय जनों के प्रति प्रबल पक्षधरता दृष्टिगोचर होती है। त्रिलोचन का यह अपना निजी वैशिष्ट है। त्रिलोचन का यह अपना निजी वैशिष्ट है कि उनकी कविताएं समाज की जीवनी शक्ति को बहुत गहरे जाकर पहचानना जानती हैं, कि उनकी कविताएं समाज की जीवनी शक्ति को बहुत गहरे तक जाकर पहचानना जानती हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, जिसका कदम कदम जीवन की जय यात्रा का प्रिय प्रतीक है, जिसका कदम कदम जीवन की जय यात्रा का प्रिय प्रतीक है। सेकंड लाइन, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ। जिसका कदम कदम जीवन की जय यात्रा का प्रिय प्रतीक है। सेकंड लाइन, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ, फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। हेडिंग नंबर 3, नागरिक जीवन और मजदूर, नागरिक जीवन और मजदूर। त्रिलोचन की कविताओं में नागरिक जीवन के विभिन्न अंगों, त्रिलोचन की कविताओं में हेडिंग डालेंगे नागरिक जीवन और मजदूर और लिखेंगे, नागरिक, त्रिलोचन की कविताओं में नागरिक जीवन के विभिन्न अंगों, रूपों और उसकी विद्रूपताओं की को अभिव्यक्ति मिली है, और उसकी विद्रूपताओं को अभिव्यक्ति मिली है। कवि ने लाल किला की पच्चीकारी पर कम बल्कि आगरे के किले के उस नग पर अपनी दृष्टि को अधिक केंद्रित किया, बल्कि आगरे के किले के उस नग पर अपनी दृष्टि को अधिक केंद्रित किया जो ताजमहल को उसकी पूर्णता में दिखलाता है, जो ताजमहल को उसकी पूर्णता में दिखलाता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, कसे कसाए भाव अनूठे, कसे कसाए भाव अनूठे। सेकंड लाइन, ऐसे आए जैसे किला आगरा में जो, ऐसे आए जैसे किला आगरा में जो। थर्ड लाइन, नग है दिखलाता है पूरे ताजमहल को, नग है दिखलाता है पूरे ताजमहल को। कसे कसाए भाव अनूठे, ऐसे आए जैसे किला आगरा में जो, नग है दिखलाता है पूरे ताजमहल को। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। त्रिलोचन अपनी कविताओं से हमें
दैनिक मजदूरी करने वाले, रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले, दयनीयता में अपना जीवन व्यतीत करने वाले मजदूर समाज के जीवन यथार्थों से भी हमें परिचित कराते हैं। मजदूर समाज के जीवन यथार्थों से भी हमें परिचित कराते हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। पूरे दिन मशीन पर खटना, पूरे दिन मशीन पर खटना। सेकंड लाइन, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई। थर्ड लाइन, का हिसाब जोड़ना बराबर चित्त उचटना, का हिसाब जोड़ना बराबर चित्त उचटना। अंतिम लाइन, नित्य कुआं खोदना तब कहीं पानी पीना, नित्य कुआं खोदना तब कहीं पानी पीना। पूरे दिन मशीन पर खटना। सेकंड लाइन, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई। थर्ड लाइन, का हिसाब जोड़ना बराबर चित्त उचटना। अंतिम लाइन, नित्य कुआं खोदना तब कहीं पानी पीना। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, वर्ग विषमता एवं वर्ग संघर्ष। वर्ग विषमता और वर्ग संघर्ष। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग की वर्ग विषमता ने राजनीतिक सामाजिक चेतना के जागरण के फलस्वरूप अनेक समस्याओं को उत्पन्न किया। एक तरफ धनिक पूंजीपति वर्ग गरीब जनता के खून को चूसकर एक तरफ धनिक पूंजीपति वर्ग गरीब जनता के खून को चूसकर धनी बनता जा रहा था तथा दूसरी तरफ निम्न और मध्य वर्ग दिन प्रतिदिन असहाय स्थितियों में घिरता जा रहा था, दिन प्रतिदिन असहाय स्थितियों में घिरता जा रहा था। वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से आज के सामाजिक यथार्थ का मूलभूत सत्य है। वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से आज के सामाजिक यथार्थ का मूलभूत सत्य है, जिसे त्रिलोचन ने अपनी रचनाओं में उजागर किया है। उजागर किया है, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। विषम समाज व्यवस्था सम जब दिखलाएगा, विषम समाज व्यवस्था सम जब दिखलाएगा। सेकंड लाइन, तभी तभी संतोष इस हृदय में आएगा। विषम समाज व्यवस्था सम जब दिखलाएगा, तभी तभी संतोष इस हृदय में आएगा। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। समस्त मानवता के लिए प्रगतिवादी कवि शोषितों का पक्ष लेता है तथा मानव कल्याण के लिए शोषक वर्ग का विनाश अपना परम कर्तव्य मानता है तथा मानव कल्याण के लिए शोषक वर्ग का विनाश अपना परम कल्याण मानता है। मानव के द्वारा मानव की उपेक्षा, मानव के द्वारा मानव की उपेक्षा को त्रिलोचन ने पाशविक कृत्य करार दिया है।
मानव के द्वारा मानव की उपेक्षा को त्रिलोचन ने पाशविक कृत्य करार दिया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। इन दिनों मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। इन दिनों मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। सेकंड लाइन, मूल्य गिर गया है अब मनुष्य का। थर्ड लाइन, सिंधु में बिंदु का जो स्थान है, सिंधु में बिंदु का जो स्थान है। अंतिम लाइन, वो भी स्थान नहीं है मनुष्य का। वो भी स्थान नहीं है मनुष्य का। फुल स्टॉप, इन्होंने गामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके अगले हेडिंग डालेंगे आप, वर्तमान राजनीति पर व्यंग। वर्तमान राजनीति पर व्यंग। वर्तमान राजनीति पर व्यंग। समकालीन कविता चूंकि राजनीतिक सामाजिक हलचलों से सीधे प्रभावित है, समकालीन कविता चूंकि राजनीतिक सामाजिक हलचलों से सीधे प्रभावित है, इसलिए उसकी कुछ विशेषताओं और उपलब्धियों को बिल्कुल राजनीतिक सामाजिक घटनाओं की तरह पहचाना जा सकता है। बिल्कुल राजनीतिक सामाजिक घटनाओं की तरह पहचाना जा सकता है। सन 1960 के बाद का काल भारतीय राजनीति और समाज के उथल पुथल का काल रहा है। सन 1960 के बाद का काल भारतीय राजनीति और समाज के उथल पुथल का काल रहा है। त्रिलोचन शास्त्री ने अपनी कविताओं में इस काल की मनोदशाओं, खासकर शोषित पीड़ित जनता की मनोदशाओं को व्यक्त किया है। त्रिलोचन की कविता 60 के बाद के काल की अपनी सूक्ष्म संवेदना, करुणा और सूक्ष्म जन चेतना से संपृक्त है। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। सपने ही हैं यह तो मुझको भरमाते हैं। सपने ही हैं यह तो मुझको भरमाते हैं। सेकंड लाइन, चक्कर पर चक्कर। सपने ही हैं यह तो मुझको भरमाते हैं। सेकंड लाइन, चक्कर पर चक्कर। थर्ड लाइन, यह चिंता वह चिंता। सपने ही हैं यह तो मुझको भरमाते हैं। चक्कर पर चक्कर। थर्ड लाइन, यह चिंता वह चिंता। अंतिम लाइन, इतिहास यही जीवन का। इतिहास यही जीवन का। फुल स्टॉप, इन्होंने काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। त्रिलोचन जी समाज को नवीन एवं स्वस्थ रूप प्रदान करने के लिए उसके विभिन्न पक्षों पर व्यंग करते दिखते हैं। उसके विभिन्न पक्षों पर व्यंग करते दिखते हैं। अपनी गजल गोई में राजनीतिक व्यंग को इन्होंने पैना किया है। अपनी गजल गोई में राजनीतिक व्यंग को इन्होंने पैना किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे। पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे। सेकंड लाइन, हम जो लहरों में फंसे फंसते रहे।
पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे, हम जो लहरों में फंसे फंसते रहे। बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का, थर्ड लाइन, बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का, अंतिम लाइन, लोग दलदल में फंसे फंसते रहे। बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का, लोग दलदल में फंसे फंसते रहे। कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो आपको उस क्वेश्चन में भी त्रिलोचन के मिलेंगे और इस क्वेश्चन में भी। प्रयास मैंने यही किया है कि कम से कम उदाहरण आपको याद करने पड़े ताकि वो दोनों क्वेश्चन में आप उन्हें आसानी से लिख सकें। पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे, हम जो लहरों में फंसे फंसते रहे। बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का, लोग दलदल में फंसे फंसते रहे। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ेंगे और आप क्या करेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे। और अगली हेडिंग आप क्या लिखेंगे, एक सामाजिक यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टि। सामाजिक यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टि। इसमें लिखेंगे मार्क्सवादी वैचारिक दृष्टि के प्रति गहन आस्थावान त्रिलोचन का काव्य। मार्क्सवादी वैचारिक दृष्टि के प्रति गहन आस्थावान त्रिलोचन का काव्य विशुद्ध काव्य न होकर उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपने मूल में समेटे हुए है। विशुद्ध काव्य न होकर उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपने मूल में समेटे हुए है। त्रिलोचन किसी प्रकार की सिफारिश, लालच, प्रलोभन का शिकार न होकर समाज की आशा आकांक्षाओं के सत्य को साकार करने की, समाज की आशा आकांक्षाओं के सत्य को साकार करने की अदम्य आकांक्षा को संजोकर जूझने का संकल्प देते हैं। जूझने का संकल्प देते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मुझको है अधिकार सिफारिश से में सेवा से। मुझको है अधिकार सिफारिश से सेवा से। सेकंड लाइन, गला सत्य का अभी न छोड़ूंगा मेवा से। गला सत्य का कभी न छोड़ूंगा मेवा से। थर्ड लाइन, लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा। लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा। नए चित्र के साथ नई देता हूं भाषा। नए चित्र के साथ नई देता हूं भाषा। फुल स्टॉप मिनट का हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखें। सामाजिक वैषम्य और दैन्य से कवि त्रिलोचन अत्यंत क्षुब्ध हैं। सामाजिक वैषम्य और दैन्य से कवि त्रिलोचन अत्यधिक क्षुब्ध हैं। मानवीय पीड़ा और वेदना से उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मानव के प्रत्येक दुख से त्रिलोचन को गहरी सहानुभूति है। मानव के दुख से त्रिलोचन को गहरी सहानुभूति है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। जब जब दुख की रात घिरी तब तब मैं गाना। जब जब दुख की रात घिरी तब तब मैं गाना। सेकंड लाइन,
खुलकर गाता रहा अंधेरे में स्वर मेरा, खुलकर गाता रहा अंधेरे में स्वर मेरा, और उदात्त हो गया सीखा नहीं छिपाना, और उदात्त हो गया अंधेरे में स्वर मेरा, और उदात्त हो गया सीखा नहीं छिपाना। जब जब दुख की रात घिरी तब तब मैं गाना खुलकर गाता रहा, अंधेरे में स्वर मेरा और उदात्त हो गया सीखा नहीं छिपाना। फुल स्टॉप, नोट कमा, क्लोज कर देंगे। एक हेडिंग मैंने लगता है गलत डाल दी है, अभी मुझे ध्यान आया। ये जो मैंने हेडिंग लिखवा रहा था, समग्र मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण, एक मिनट, समग्र क्या था यार, कहाँ गया भाई, सामाजिक यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टि। तो सामाजिक यथार्थ तो मैंने पहले लिख दिया था, ये गलती से मैंने इसको लिख दिया है। आप यहाँ डालेंगे हेडिंग मानवता के अमर गायक, मानवता के अमर गायक, हेडिंग नंबर 6 आप डालेंगे मानवता के अमर गायक। जो मैंने अभी डलवाया था सामाजिक यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टि, उसको आप लिखेंगे मानवता के अमर गायक, ठीक। और अब आप डालेंगे हेडिंग नंबर 7, हेडिंग नंबर 7 डालेंगे नारी के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण, नारी के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। एक सेकंड होल्ड करेंगे। नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण या आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें लिखेंगे प्रगतिवाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। प्रगतिवाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। नारी चिरकाल से साहित्य का आलंब रही है, नारी चिरकाल से साहित्य का आलंब रही है, पर प्रगतिशील साहित्य में परंपरागत दृष्टि में अंतर आ गया है। वैदिक युग में नारी और नर की महिमा समान थी, वैदिक युग में नारी और नर की महिमा समान थी, परंतु सामंती युग तक आते आते वह पुरुष की चेरी मात्र बनकर रह गई। चेरी, गुलाम, एक प्रकार से पुरुष की चेरी मात्र बनकर रह गई। नारी का उच्च स्थान लुप्त हो गया। समय आगे बढ़ा तो स्त्री केवल भोग्या मात्र रह गई। प्रगतिशील कवि अपनी प्रारंभिक अवस्था में नारी की प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों की प्राप्ति के लिए नारी को सबला रूप में चित्रित करता रहा है, नारी को सबला के रूप में चित्रित करता रहा है। त्रिलोचन शास्त्री की कविता में नारी सहयोग और समानता की भूमि पर पुरुष के साथ साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। त्रिलोचन शास्त्री कविता में नारी सहयोग और समानता की भूमि पर पुरुष के साथ साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। वह छुई मुई की तरह नहीं है, बल्कि वह श्रम के सौंदर्य से युक्त है तथा स्वाभिमान की शोभा से सुशोभित। बल्कि वह श्रम के सौंदर्य से युक्त है, स्वाभिमान की शोभा से सुशोभित। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। है धूप कठिन सिर ऊपर, है धूप कठिन सिर ऊपर, थम गई हवा है जैसे, दोनों दूबों के ऊपर रख पैर खींचते प्राणी। दोनों दूबों के ऊपर रख पैर खींचते पानी। उस मलिन हरी धरती पर
मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। है धूप कठिन सिर ऊपर, सेकंड लाइन थम गई हवा है जैसे, थर्ड लाइन दोनों दूबों के ऊपर, फोर्थ लाइन रख पैर खींचते पानी, फिफ्थ लाइन उस मलिन हरी धरती पर, सिक्स्थ लाइन मिलकर वे दोनों प्राणी, अंतिम लाइन दे रहे खेत में पानी। फुल स्टॉप नोट का मैं क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। समाज रचना की प्रक्रिया में नर और नारी का प्रथम संबंध संगी और सहचर का रहा होगा। समाज रचना की प्रक्रिया में नर और नारी का प्रथम संबंध संगी और सहचर का रहा होगा। त्रिलोचन शास्त्री ने नर नारी के इसी सहचर संबंध को इन शब्दों में व्यक्त किया है। त्रिलोचन शास्त्री ने नर नारी के इसी सहचर संबंध को इन शब्दों में व्यक्त किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी। सेकंड लाइन लेंगे कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। थर्ड लाइन दोनों संगी हैं और सहचर हैं, दोनों संगी हैं और सहचर हैं। फोर्थ लाइन अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 8 लिखेंगे वैयक्तिक अनुभूतियां। वैयक्तिक अनुभूतियां, वैयक्तिक अनुभूतियां, इसमें लिखेंगे डॉक्टर अवध नारायण त्रिपाठी का कहना है कि डैश करके उन्होंने काम के अंदर लिखेंगे त्रिलोचन की कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियां और वैयक्तिक चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई है, त्रिलोचन की कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियां और वैयक्तिक चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई है वह समग्र दर्शन का परिणाम है और यह विशेषता त्रिलोचन शास्त्री को नई कविता से स्वस्थ स्तर पर जोड़ता भी है, और यह विशेषता त्रिलोचन शास्त्री की नई कविता से स्वस्थ स्तर पर जोड़ता भी है। फुल स्टॉप होने का मैं क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे त्रिलोचन का काव्य संग्रह धरती में, त्रिलोचन का काव्य संग्रह धरती की कविताओं में चीख पुकार या अट्टहास नहीं है, ना है अतृप्त वासना, बल्कि प्रगतिशीलता अपने जीवन संघर्ष से घिस मांझ कर तैयार हुई है, बल्कि प्रगतिशीलता अपने जीवन संघर्ष से घिस मांझ कर तैयार हुई है। एक सेकंड होल्ड करेंगे, ऐसा करके एक उदाहरण लिखेंगे। मुझमें जीवन की लय जागी, मुझमें जीवन की लय जागी। सेकंड लाइन मैं धरती का हूं अनुरागी। फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन मैं निर्भय संघर्ष निरत हो, मैं निर्भय संघर्ष निरत हो। अंतिम लाइन बदल रहा संसार तुम्हारा। मुझमें जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, मैं निर्भय संघर्ष निरत हो, बदल रहा संसार तुम्हारा। फुल स्टॉप नोट का मैं क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे त्रिलोचन के यहाँ अहम नाम मात्र के लिए नहीं है, त्रिलोचन की कविताओं में उसी दुख और पीड़ा का वर्णन है
जो जीवन में संघर्ष करने की क्षमता पैदा करती हो, जो जीवन में संघर्ष करने की क्षमता पैदा करता हो। केवल दुख का गान उनकी कविताओं में नहीं है, केवल दुख का गान उनकी कविताओं में नहीं है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। कहीं किसी से कुछ भी अपनी बीती कहना, कहीं किसी से कुछ भी अपनी बीती कहना, सेकंड लाइन, अच्छी बात नहीं है। कहीं किसी से कुछ भी अपनी बीती कहना, सेकंड लाइन, अच्छी बात नहीं है। थर्ड लाइन, सूनेपन से सोच रहा हूँ निष्क्रिय बहना, सूनेपन से सोच रहा हूँ निष्क्रिय बहना। फोर्थ लाइन, मन की धारा में ही ठीक नहीं है रहना, मन की धारा में ही ठीक नहीं है रहना। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे, प्रेम की परिकल्पना, प्रेम की परिकल्पना। प्रगतिशील कविता में प्रेम मानव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। प्रगतिशील कविता में प्रेम मानव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें प्रकृति प्रेम, प्रणय, वात्सल्य, सख्य भाव, परिवार प्रेम आदि मानवीय प्रेम के रूप भी अभिव्यक्त हुए हैं, आदि मानवीय प्रेम के रूप भी अभिव्यक्त हुए हैं। त्रिलोचन जी के काव्य में प्रणय के स्वस्थ और प्रेरक रूप का चित्रण देखने को मिलता है। त्रिलोचन जी के काव्य में प्रणय के स्वस्थ और प्रेरक रूप का चित्रण देखने को मिलता है। उनका प्रणय वैयक्तिक सीमाओं में बंदी नहीं है, उनका प्रणय वैयक्तिक सीमाओं में बंदी नहीं है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, सुख आए दुख आए दिन आए रात आए, सुख आए दुख आए दिन आए रात आए। सेकंड लाइन, सुख दुख एक भी अकेले सहा नहीं जाता, सुख दुख एक भी अकेले सहा नहीं जाता। थर्ड लाइन, आज मैं अकेला हूं, अकेला रहा नहीं जाता। सुख आए दुख आए दिन आए रात आए, सुख दुख एक भी अकेले सहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूं, अकेला रहा नहीं जाता। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे, लाइन छोड़ लिखेंगे। प्रगतिशील कवि ने प्रेम को जीवन के अनेक सत्यों में से एक सत्य के रूप में ग्रहण किया है। प्रगतिशील कवि ने प्रेम को जीवन के अनेक सत्यों में से एक सत्य के रूप में ग्रहण किया है। इसलिए प्रेम के प्रति उसकी दृष्टि स्वस्थ और संतुलित है। प्रगतिशील कवि का प्रेम जगत और जीवन, संपूर्ण जगत और जीवन को प्रेमी बनाना चाहता है, संपूर्ण जगत और जीवन को प्रेमी बनाना चाहता है। त्रिलोचन लिखते हैं, डैश करके लिखेंगे उदाहरण 1, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। फुल स्टॉप, इन्होंने कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग से तात्पर्य है अंतिम हेडिंग, प्रकृति चित्रण।
प्रकृति चित्रण। त्रिलोचन के काव्य में प्रकृति अपनी समग्र सुंदरता के साथ विराजमान है। त्रिलोचन की प्रकृति कविताएं मनुष्य के अत्यधिक निकट हैं। त्रिलोचन की प्रकृति की कविताएं मनुष्य के अत्यधिक निकट हैं। शाम बीतने पर बंसवारी में पवन का रुक रुक कर आना और बांसुरी बजाना। शाम बीतने पर पवन का रुक रुक कर आना और बांसुरी बजाना, और नीम के फूलों की हरी हरी सुगंध पिए रात का मौन रहना। इन सब के बीच त्रिलोचन की कविता क्या कहती है? इन सब के बीच त्रिलोचन की कविता कहती है, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, तारे चुपचाप देखा करते हैं। तारे चुपचाप देखा करते हैं। सेकंड लाइन पृथ्वी को। थर्ड लाइन राहें उदास देखती हैं आकाश को। तारे चुपचाप देखा करते हैं पृथ्वी को। थर्ड लाइन राहें उदास देखती हैं आकाश को। फुल स्टॉप बटन का क्लोज कर देंगे, लाइन छोड़ कर लिखेंगे, त्रिलोचन के काव्य में प्रकृति के मनोरम चित्रों की भरमार है। त्रिलोचन के काव्य में प्रकृति के मनोरम चित्रों की भरमार है। डैश के उदाहरण लिखेंगे, धूप सुंदर, धूप में जग रूप सुंदर। धूप सुंदर, धूप में जग रूप सुंदर। स्पृश्य जितना, स्पृश्य जितना भूमिका वैभव तरंगित। स्पृश्य जितना भूमिका वैभव तरंगित। रूप सुंदर, सहज सुंदर। धूप सुंदर, सेकंड लाइन धूप में जग रूप सुंदर। थर्ड लाइन स्पृश्य जितना। फोर्थ लाइन भूमिका वैभव तरंगित। फिफ्थ लाइन रूप सुंदर। सिक्स्थ लाइन सहज सुंदर। फिर स्टॉप का क्लोज कर देंगे, लाइन छोड़ लिखेंगे, प्रकृति का स्वस्थ सुंदर और प्रकृति का स्वस्थ सुंदर और मांसल वर्णन त्रिलोचन की विशेषता है। वे चमत्कार से बचते हैं। वे चमत्कार से बचते हैं। प्रकृति का प्राकृतिक चित्रण करने में ही उन्हें विश्वास है। प्रकृति का प्राकृतिक चित्रण करने में ही उन्हें विश्वास है। एक उदाहरण और लिखेंगे, अंतिम उदाहरण होगा ये, चल रही हवा धीरे धीरे। चल रही हवा धीरे धीरे सीरी सीरी। चल रही हवा धीरे धीरे सीरी सीरी। सेकंड लाइन उड़ रहे गगन में झीने झीने। उड़ रहे गगन में झीने झीने। थर्ड लाइन कजरारे चंचल बादल। उड़ रहे हवा में, उड़ रहे गगन में झीने झीने। कजरारे चंचल बादल। चांदनी झमकती है, गंगा बहती जाती है। चांदनी झमकती है, गंगा बहती जाती है। फुल स्टॉप नोट का हम क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे पहली लाइन, उपर्युक्त विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि उपर्युक्त विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि त्रिलोचन शास्त्री अपनी जनवादी चेतना को अपने संपूर्ण काव्य सर्जना में अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहे हैं।
त्रिलोचन शास्त्री अपनी जनवादी चेतना को अपनी संपूर्ण काव्य सर्जना के अंतर्गत अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहे हैं। विभिन्न काव्यांदोलनों से एकदम अलग रहते हुए भी वे जनता के सरोकारों से जुड़े रहे और उसके गहरे पक्षधर भी बने रहे। जनता के सरोकारों से जुड़े रहे और उसके गहरे पक्षधर भी बने रहे। इस जनवाद के साथ ही साथ उनकी कविताओं में राजनैतिक व्यंग बड़ी प्रमुखता के साथ छाया रहा है। राजनैतिक व्यंग बड़ी प्रमुखता के साथ छाया रहा है। उनकी कविताएं जिस प्रकार से प्रकृति को अपने अंक में समेटे हुए बातचीत करती हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषय वस्तुओं को भी अपने अंक में समेट कर ले चलने का साहस रखती हैं। अपने अंक में समेट कर ले चलने का साहस रखती हैं। फुल स्टॉप। और इस प्रकार से निष्कर्ष समाप्त होता है। तो ये 51 मिनट 32 सेकंड की क्लास हो गई लगभग। शुरुआत के 2-3 मिनट तो ऐसे ही निकल गए थे आपसे बातचीत करने में। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि इसके उदाहरण लेकर के याद करिए और वीडियो को 2-3 बार आप सुनिए। ऑडियो है, कान में लगा करके आप ना लेटे काम धाम करते रहते आप सुन सकते हैं आराम से। पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। तो बस ऐसे ही आप पढ़ते लिखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पेपर अच्छे होंगे। मैं भी प्रयास करूँगा अपनी तरफ से जितना संभव हो सकेगा, और आप भी अपना पढ़ते लिखते रहें। तो अगली वीडियो में हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।